बहुत सारी मूवीज में, बॉलीवुड मूवीज आई एम टॉकिंग अबाउट, कुछ कुछ चीजें हैं जो बॉलीवुड डायरेक्टर की फेवरेट हैं। उसमें से एक तो है कैंसर और दूसरा है ये हार्ट डिजीज। बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिखाते हैं, पिप पिप पिप, फिर हीरो टेंशन में होता है, फिर हीरोइन टेंशन में आती है, डिपेंडिंग के क्या स्टोरी चल रही है, राइट। तो इस तरह की चीज आपने देखी है बॉलीवुड मूवीज में, रियल लाइफ में भी देखी है? कभी नौबत आई हॉस्पिटल जाके किसी का ईसीजी देखने की? नहीं आई, वेरी गुड, आनी भी नहीं चाहिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ईसीजी। बात कर रहे हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? सो इट इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले, है ना। अभी मैंने आपको दिखाया ऐसा 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 कुछ ग्राफ दिखाया मैंने, और इसके साथ साथ साउंड भी आता है। कैसा साउंड आता है? पेप पेप पेप, और बाद में पी आया तो राम नाम सत्य है। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ग्राफिकल डिस्प्ले or recording of the electrical variations that are produced in heart muscles, है ना। आपका ऐसे नोड वो क्या जनरेट कर रहा था? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर रहा था। ये इम्पल्स की वजह से अलग अलग चेम्बर्स में, एट्रियम में, वेंट्रिकल में अलग अलग एक्टिविटी हो रही थी ना। तो वही हार्ट मसल्स की एक्टिविटी जो कार्डियक साइकिल में हो रही थी, वही एक्टिविटी जो हो रही थी उसी को हमको रिकॉर्ड करना है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स। ओके, तो वो डिस्प्ले होता जाएगा कंटिन्यूअसली, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन इसको रिकॉर्ड करेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जब हम देखेंगे तो उसमें आपको 5 वेव्स दिखेगी, अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसी मिला के 5 वेव्स दिखेगी। कौन सी वेव्स दिख रही है हमको? नाम क्या देंगे इन पीक्स को? तो पहला छोटा वाला जो देखो, ये आपका बेसल लाइन है। अगर जो आपकी लाइन ऐसी स्ट्रेट हो गई मतलब खेल खत्म, नो स्ट्रेस एट ऑल नाउ। यहाँ पे ऊपर वाली पीक मतलब क्या है? सबसे पहले वाली पीक है पी, फिर उसके बाद जो डिप्रेशन है वो है क्यू, फिर एक बहुत बड़ा पीक दिखेगा जिसको आप बोलेंगे आर, फिर एक छोटा डिप्रेशन एस, और फिर एक छोटा पीक टी। तो टोटल एक कार्डियक साइकिल में आप क्या देखेंगे? पी, क्यू, आर, एस एंड टी। ओके, इतनी चीजें आप देखेंगे। इनके कोई फुल फॉर्म नहीं है, इनको ऐसे ही याद रखना है आपको, पी क्यू आर एस टी। क्या मतलब है इनका? सो सबसे पहले हम बात करेंगे पी वेव की। पी वेव दिखाता है पहला अपवर्ड डिफ्लेक्शन, पहला ऊपर की तरफ का जो पीक है वो। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन हो रहा है, या तो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं डीपोलराइजेशन हो रहा है। किसका? देखो, व्हाट इज डीपोलराइजेशन? जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे कि जो न्यूरॉन्स का मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जो चार्जेस हैं वो सेम नहीं है। ठीक है, तो द मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ ये चार्जेस सेम हो जाएंगे, जितने अंदर थे उतने ही बाहर नेगेटिव है। तो अब ये हो गया डीपोलराइजेशन। तो जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, यहाँ पे देयर इज नो न्यूरॉन, देयर इज ओनली नोडल टिश्यू एंड मसल, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम होगा। अब आपने देखा है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है हार्ट पे वेंट्रिकल में ब्लड लाने के लिए। तो ये जो वेव है ये माइल्ड है, इसीलिए हमारा जो पी वेव है वो बहुत ऊंचा नहीं है, वो छोटा सा है, इतना सा है। तो पी वेव क्या दिखा रहा है? पी वेव दिखा रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया। ठीक है, याद रखेंगे इसको। पी वेव क्या दिखा रहा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रियम। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, वेंट्रिकल्स क्या कर रहे थे? रिलैक्स हो रहे थे। उसके बाद वो जो डीपोलराइजेशन जो कहाँ पे जनरेट हुआ था? इनिशिएट कहाँ हुआ? एसएएन में।
वहां से कहाँ गया, AVN में। वहां से कहाँ गया, बंडल ऑफ हिस में गया। जैसे ही बंडल ऑफ हिस में गया, अब वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की बारी है, तो अब डिपोलराइजेशन कहाँ होगा, वेंट्रिकल में होगा। इनिशिएट हुआ और बाद में स्प्रेड हुआ। कैसे स्प्रेड हुआ, परकिंजी फाइबर से स्प्रेड हुआ। तो जब वो स्प्रेड हो गया तो नाउ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस। तो T क्या दिखा रहा है, देखो QRS क्या दिखा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, और T क्या दिखा रहा है, डीपोलराइजेशन से वापस रिपोलराइजेशन हो गया। एक्साइटेड स्टेट से वापस नॉर्मल स्टेट में आ गया, कॉन्ट्रैक्शन से वापस रिलैक्सेशन हो गया, सिस्टोल से वापस डायस्टोल हो गया। एक बार फिर से देखेंगे ग्राफ, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे चीजों को। तो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर क्या हो रहा था, बोथ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो अभी वेंट्रिकल में ब्लड कम है, ठीक है, जैसे ही ब्लड आया अब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ये जो पूरा था QRS, ये QRS क्या दिखा रहा है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन या तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल दिखा रहा है। अब थोड़ी देर के लिए क्या होगा, सारी की सारी चीजें रिलैक्स्ड हो जाएंगी, जॉइंट डायस्टोल आ जाएगा। तो देखते हैं अब क्या होगा। P वेव के बाद आपकी कौन सी वेव आई, P वेव के बाद आपकी आई QRS, और उसके बाद जब T वेव आई तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। Depolarization is excited, repolarization is normal. ओके, अब क्या होगा, अब आगे जाके वापस से सब कुछ डायस्टोल में आ गया था। तो यहाँ पे सब कुछ डायस्टोल में था और बाद में जाके वापस से एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं। सो हाँ देखो, ये था जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए, ये था जब QRS क्या था, QRS था जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो वेंट्रिकल का सिस्टोल। T क्या बताता है, T बताता है एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। T क्या बताता है, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यानी ये वाला जो बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये जॉइंट डायस्टोल बता रहा है, ठीक है। तो अब वापस से P से शुरुआत होगी। सो दैट इज अबाउट योर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। डबल सर्कुलेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट करने की जरूरत है नहीं। ब्लड वेसल्स के लेयर्स हमने नहीं पढ़े हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ब्लड वेसल्स कौन से हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज भी हैं। अभी हम बात करेंगे आर्टरीज और वेन्स की। 3 लेयर्स हैं इसमें, कौन से अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। तो यू हैव इनर, मिडल एंड एक्सटर्नल। इनर लेयर किसका बना हुआ है, स्क्वैमस एपिथेलियम का, जिसको आप बोलेंगे एंडोथेलियम। मिडल लेयर और एक्सटर्नल लेयर बना हुआ है मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू का। तो इसको, ये जो मिडल लेयर है ये स्मूथ मसल से बना हुआ है और इलास्टिक फाइबर से बना हुआ है, इसको बोलेंगे ट्यूनिका मीडियम। अब क्योंकि ये स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, आप मुझे बताइए ये आर्टरीज और वेन्स आपके विल और विश पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे? नहीं। ये कैसे मसल्स हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। आप उनको ऑर्डर नहीं दे सकते अभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, अभी रिलैक्स हो जाओ। इट हैपेंस विदाउट योर नॉलेज। सो दे आर मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर एंड स्मूथ मसल्स। और जो सबसे बाहर वाला लेयर है, एक्सटर्नल लेयर, वो बना हुआ है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर का, जिसको कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। जब भी कोई इंजरी होती है तब यही वाले कोलेजन फाइबर्स हैं जो कि क्या हो जाते हैं, दे आर एक्सपोज्ड टू आउटसाइड
and because they are exposed to outside, that is why क्या साथ में आ जाते हैं, प्लेटलेट साथ में आ जाते हैं, और फिर क्या होने लगता है, ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है। फटाफट से बता दो कैसे होता है। सबसे पहले क्या होगा, कौन सा एंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेस क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन में से बना देगा थ्रोम्बिन, और ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन फाइबर्स में से फाइब्रिन फाइबर्स बना देगा, और ये फाइबर्स में ब्लड सेल्स भी एंटेंगल हो जाएंगे, और ये क्या बन गया, ब्लड क्लॉट बन गया। वैसे तो आपका हार्ट काफी समझदार है, मायोजेनिक है, अपने आप रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स भी करता है, बट देयर शुड बी सम रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, राइट। सो ये जो कार्डियक एक्टिविटी है ये कैसे रेगुलेट हो रही है देखेंगे। सो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, वैसे ये बहुत ही डिसिप्लिन चीज है, इसको किसी एक्सटर्नल रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। सो इट इज ऑटो रेगुलेटेड, इट इज ऑटो रेगुलेटेड स्पेशलाइज्ड टिश्यू। आपका हार्ट कैसा है, ऑटो रेगुलेटेड स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ओके, व्हाई इज माय पेन नॉट वर्किंग। So cardiac tissue is a very disciplined tissue। क्यों, क्योंकि उसके पास नोडल टिश्यू है ना, इट्स अ स्पेशलाइज्ड मसल, इसीलिए तो आप उसको मायोजेनिक कहते हैं, न्यूरोजेनिक नहीं कहते हैं। फिर भी इसकी एक्टिविटी के लिए एक्सटर्नल रेगुलेशन भी है। कहाँ है रेगुलेशन, न्यूरल सेंट्रल, आई थिंक इट इज कैनाल इन द मेड्यूला ऑब्लंगेटा कैन मॉडरेट कार्डियक फंक्शन। कहाँ था मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ये आपका ब्रेन था, और ये यहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड जाता है, तो यहाँ नीचे के पार्ट में मेड्यूला ऑब्लंगेटा था। और याद करो 10th में जब मेड्यूला ऑब्लंगेटा का ट्रांसवर्स सेक्शन देखा था, तब ऐसे करके कुछ उसमें बीच में सेंट्रल कैनाल भी था। तो इट इज द सेंट्रल न्यूरल सेंट्रल कैनाल ऑफ मेड्यूला ऑब्लंगेटा which is moderating your cardiac function। पर कैसे, थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक है वो, ऑटोमेटेड है, आपके बस में नहीं है। जब आप हार्ट को बोलेंगे जल्दी जल्दी काम करो तो जल्दी जल्दी करे, जब आप बोलेंगे नहीं नहीं आराम आराम से काम करो तो ऐसा नहीं होगा। इट इज ऑटोमेटेड, इट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। अब आपका जो नर्वस टिश्यू है उसका एक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम में दो तरह के नर्वस सिस्टम हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इज अगेन कंसिस्टिंग ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोनों की एक्शंस ऑपोजिट हैं। कैसे ऑपोजिट, अगर सिंपैथेटिक हार्ट रेट को इंक्रीज करता है तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, उसको डिक्रीज करता है, वापस नॉर्मल ले आता है। अच्छी बात है ना ये, अगर नॉर्मल नहीं लाता तो आपको हार्ट अटैक आ जाता, क्योंकि आपका हार्ट कब तक इंक्रीज्ड हार्ट बीट मेंटेन कर पाएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ central nervous system, it is under the control of sympathetic and parasympathetic nervous system। okay, इसके अलावा और एक चीज है जो, so what we can say is, ये जो मैंने आपको बताया sympathetic and parasympathetic nervous system क्या क्या कर सकते हैं, आपकी हार्ट बीट को इंक्रीज या तो डिक्रीज कर सकते हैं, किसको, हार्ट बीट को। और क्या कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, देखो मैसेज कहाँ से आ रहा है, SAN से आ रहा था ना, तो दे कैन चेंज द स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। जो एक्शन पोटेंशियल कहाँ से आ रहा था, SAN से आ रहा था, ये स्पीड चेंज हो जाएगी तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन भी चेंज हो जाएगा। और अगर हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चेंज हुआ तो कार्डियक आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। कितना था कार्डियक आउटपुट,
5 लीटर्स था। कितना था कार्डियक आउटपुट? 5 लीटर्स था। ठीक है, इसके अलावा और भी एक चीज है जो रेगुलेट कर सकती है, एंड दैट इज एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन। कहाँ है आपका एड्रिनल ग्लैंड? 10th में पढ़ा है, किडनी और उसके ऊपर टोपी जैसी ये ग्लैंड, ठीक है। वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगी? अगेन उसके दो पार्ट्स होते हैं, मेड्यूला और कॉर्टेक्स, हम पढ़ने वाले हैं इस साल। अब ये कौन से हार्मोन सिक्रीट करेंगे? एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस वाला हार्मोन, एक्साइटमेंट वाला हार्मोन, एडवेंचर वाला हार्मोन। तो जब ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो आपका कार्डियक आउटपुट चेंज हो जाता है। So there are two things, one is medulla oblongata, the other one is medullary hormone, adrenal medullary hormone. एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, disorders of circulatory system। क्या गड़बड़ हो सकती है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में? क्या गड़बड़ हो सकती है आपके हार्ट में? तो सबसे पहले तो आपको जो मेंटेन करना है वो है आपका ब्लड प्रेशर। अगर ये ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो क्या हो सकता है? हार्ट डिजीज हो सकते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, उसे जानने के लिए पहले आपको नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है? 120 mmHg बाय 80 mmHg। क्या है ये mmHg? Hg इज मर्क्यूरी, mm इज मिलीमीटर। देखो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, आई होप आई हैव स्पेल्ड इट करेक्टली। उसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब होती है ग्लास की, जिसके अंदर मर्क्यूरी भरा होता है। आपके ब्लड प्रेशर के हिसाब से जब ब्लड प्रेशर मपवाने जाते हो डॉक्टर के पास, वो क्या करता है? ये आपके हाथ होते हैं, फोरआर्म, ठीक है, यहाँ पे एक टॉर्निकेट बांधता है और वो टॉर्निकेट बांधने के बाद एक बल्ब होता है रबर का, उससे वो पुश करना शुरू करता है। तब क्या होता है? ये मर्क्यूरी लेवल एकदम शूट हो जाता है। तो तब आप क्या मेजर कर रहे हो? सिस्टोल मेजर कर रहे हो। ब्लड प्रेशर का क्या मेजर कर रहे हो? सिस्टोल, मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और जैसे ही आपने बल्ब में से प्रेशर रिलीज किया, ये मर्क्यूरी लेवल विल फॉल। तब आप क्या कर रहे हो? आप रिलैक्स्ड डायस्टोल स्टेज मेजर कर रहे हो। तो नॉर्मल वैल्यूज कितनी है? नॉर्मल वैल्यूज में दो वैल्यूज आएंगी, एक सिस्टोल की, एक डायस्टोल की। तो 120 इज द अपर साइड। अगर ये 120 की जगह 140 से भी ज्यादा चला गया तो आप बोलेंगे कि ये हाई ब्लड प्रेशर है, क्लिनिकली लेबल्ड हाइपरटेंशन है। हाइपर मतलब ज्यादा, टेंशन मतलब ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है। So that is only when it goes beyond 140. इसी तरह से डायस्टोल 90 तक आप उसको नॉर्मल रेंज गिनोगे, जैसे ही वो 90 के ऊपर गया तो आप बोलोगे कि हाइपरटेंशन हो रहा है। क्या होगा हाइपरटेंशन होने से? देखो ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है, अब हार्ट ब्लड को होल्ड तो कर नहीं सकता, हार्ट को तो उसको भेजना पड़ेगा। ज्यादा प्रेशर है तो ज्यादा जल्दी जल्दी भेजना पड़ेगा। तो अब क्या होगा? आर्टरीज में भी ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। अब डिपेंड करता है कि ये आर्टरी कहाँ सप्लाई कर रही है। अगर वो ब्रेन को सप्लाई कर रही थी और वहां पे ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो हो सकता है आपका ब्रेन उसको हैंडल ना कर पाए, हो सकता है वो आर्टरी बर्स्ट हो जाए, हो सकता है ब्लड बाहर हुज आउट हो जाए, हो सकता है वो ब्लड क्लॉट हो जाए, क्योंकि ब्लड जब आर्टरी बर्स्ट होगी तो क्या होगा? ब्लड क्लॉट होगा। सो दिस इज नोन एज हीमोरेज एंड दिस कैन बी लीथल, जान जा सकती है आपकी। सो हाइपरटेंशन इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। इसी तरह से अगर किडनी की जो ब्लड वेसल्स हैं वहां हाइपरटेंशन हो गया तो हो सकता है आपकी किडनी फेल हो जाए, फिर यूरिया कौन फिल्टर करेगा? सो यू हैव टू ऑलवेज मेंटेन योर प्रेशर विद इन द नॉर्मल रेंज। इट इज पॉसिबल एंड इट इज इजी। नेक्स्ट डिजीज इज CAD, कोरोनरी हार्ट डिजीज और कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। एथेरो मतलब आर्टरी से रिलेटेड, स्क्लेरोसिस
मतलब वहां पे कुछ बन गया, एडिशनल बन गया जो पहले आर्टरी में नहीं था। इससे क्या होगा, ये जो बन गया है इससे अब ब्लड फ्लो ब्लॉक होने लगेगा धीरे धीरे। ये जो बना है वो क्यों बना है? इट कैन बी ड्यू टू डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू। तो आर्टरी का पहले इतना सारा ल्यूमन अवेलेबल था ब्लड फ्लो के लिए, पर अब तो वो ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। क्यों ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है? क्योंकि यहाँ पे एक क्लॉट आ गया है या प्लाग आ गया है, इसलिए। तो फैट और कोलेस्ट्रॉल का प्लाग कब बनेगा? जब आप ओबीज हो जाते हैं। इसीलिए रेगुलर टाइम पीरियड पे आप अपने ब्लड में से फैट प्रोफाइल करवाते हो, जिसमें आपको पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल कितना है, गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना है। इसी तरह से जो कैल्शियम है वो आयंस के फॉर्म में होना चाहिए। कभी कभी अगर वो प्रेसिपिटेट हो गया पीएच चेंजेस की वजह से, तो वो भी इसको ब्लॉक कर सकता है। कभी कभी आपकी आर्टरीज में कुछ इंजरी हो गई, उसका फाइब्रस टिश्यू एक्सपोज हो गया और वो फाइब्रस टिश्यू ने ही क्लॉट बना दिया, तभी भी आपको ये डिजीज हो सकता है। जितनी आर्टरी नैरो उतना ब्लड प्रेशर हाई, जितना ब्लड प्रेशर हाई उतना आपके हार्ट को लोड ज्यादा। बहुत थक जाएगा तो काम करना बंद कर देगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। नेक्स्ट इज एंजीना। लड़की का नाम नहीं है, फुल नेम इज एंजीना पेक्टोरिस। पेक्टोरिस वर्ड आया पेक्टोरल में से। पेक्टोरल मतलब आपके शोल्डर का गर्दन, ठीक है। तो शोल्डर जहाँ पे आपका चेस्ट है, वहां पे अगर आपको बहुत जोर से दर्द उठा, एक्यूट चेस्ट पेन, तो उसको बोलते हैं एंजीना पेक्टोरिस। कब होगा ऐसा? तब होगा जब आपके हार्ट को ही ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हार्ट सबको ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, पर हार्ट को भी तो ऑक्सीजन मिलना चाहिए। एक स्पेशली आर्टरी आती है जो हार्ट के लिए ब्लड लेकर आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, दिस विल रिजल्ट इन एक्यूट चेस्ट पेन, दैट इज एंजीना पेक्टोरिस, एंड इट कैन इवन लीड टू हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक, जिसको बोलते हैं कार्डियक arrest. Cardiac arrest मतलब it is not rhythmically contracting and relaxing anymore. तो जब हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाता है, बॉडी पार्ट्स में ब्लड नहीं भेज पाता है, तो ब्लड का वॉल्यूम उसमें बढ़ गया बहुत ज्यादा। अब वो तो प्रेशर की वजह से ही काम करना बंद कर देगा। तो जब बहुत सारा ब्लड आ गया, बहुत हाई प्रेशर से आ गया, तो क्या हो जाएगा? हार्ट फेलियर। या तो ये हो सकता है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई मिला ही नहीं, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इतना लो हो गया कि हार्ट को ही ब्लड नहीं मिला, हार्ट को ही ऑक्सीजन नहीं मिला। उसकी बहुत हाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसको 1 मिनट में 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है। ये रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं हुई, हार्ट विल बी डैमेज्ड एंड दैट इज नोन एज कार्डियक अरेस्ट। 4 तरह के डिजीज पढ़े हमने। ओके